तो फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे देखेंगे कि सम्राट के अधीन भारत का शासन कैसे चलता है। अब तक हमने कंपनी के अधीन शासन पढ़ के ख़त्म किया, ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन अब 1853 के बाद जो भी चार्टर एक्ट आएगा तो चार्टर एक्ट नहीं आएगा। अब हमने बताया कि 57 में स्वतंत्रता संग्राम होता है, विद्रोह होता है, उसके बाद सम्राट अब सीधे अपने हाथों में शासन सत्ता की बागडोर संभाल लेते हैं। तो हम सम्राट के अधीन शासन पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1947 तक। तो भारत के लोगों पे शासन करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। तो इसमें क्या व्यवस्था की गई? तो 1858 में, जैसा आप नाम से जान रहे हैं, भारत शासन अधिनियम, अर्थात भारत की जनता पे शासन करने के लिए अधिनियम। अब अगर एक्ट आए, कोई अधिनियम आया है, तो मतलब अब ये सारी चीज़ें वहाँ के संसद से पारित हो रही थी। कहाँ के? इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड की संसद जो कानून बनाती वो भारत पे अब लागू हो रहा था, इसीलिए इसका नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858। चूँकि 1858 में आया था, इसलिए नाम हो गया भारत शासन अधिनियम 1858। अब इसकी विशेषता क्या है? इस अधिनियम के द्वारा पहली बात तो यही जान लीजिए कि कंपनी के शासन का अंत हो गया और वहाँ के सम्राट का शासन चालू हुआ भारत में। कहाँ के? इंग्लैंड के सम्राट का शासन भारत में चालू हुआ, कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत में विधि के शासन या लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों कहा गया भैया? आज़ाद तो भारत हुआ नहीं था, फिर क्यों ऐसा कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया चूँकि अब ये जो एक्ट पास हो रहा था, जो भी नियम बन रहे थे, अब वो संसद से पास होके आ रहे थे, अर्थात लोकतंत्र हो गया। चूँकि संसदीय व्यवस्था जहाँ पाई जाती है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई, या आप ये कह सकते हैं कि भारत में विधि के शासन की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है चूँकि अब जो भी अधिनियम बन रहे थे वो वहाँ की संसद, इंग्लैंड की संसद पास कर रही थी, इसीलिए अब विधि के शासन या लोकतंत्र की शुरुआत हुई भारत में। ठीक, अगला क्या किया गया? इस भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई। पहले हमने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था 1784 में, और डायरेक्टर्स का गठन आपका किया गया था 1773 में। तो 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। उन दोनों बोर्डों को समाप्त कर दिया गया। ठीक, जितना लिखा है उसको तो नोट डाउन करते रहिए, बाकी चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट करते रहिए। जैसे यहाँ पे लिखा कि भारत सचिव या इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक, तो ये भी जानिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 1773 में बना था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में बना था, इन दोनों बोर्डों को समाप्त किया गया। उसके जगह पे भारत सचिव की नियुक्ति की जाने लगी या इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक, ये सवाल पूछा हुआ, याद रखिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की गई कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था। 1833 वाले एक्ट में क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ? भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कह दिया गया। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसलिए भारत के प्रथम वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, ये तीनों चीज़ें आपको भूलना नहीं है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। 1773 बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। 1858 भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कह दिया गया। याद रहेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें भारत शासन अधिनियम 1858 की रही। यहाँ से भारत में
संसदीय परंपरा की शुरुआत हुई, विधि के शासन की शुरुआत हुई, या कहिए लोकतंत्र की शुरुआत हुई। क्यों हुई? चूंकि अब ये जो भारत शासन अधिनियम पारित हो रहा था वो वहाँ की संसद द्वारा पारित हो रहा था, इंग्लैंड की। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्ट के द्वारा ही भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई या विधि के शासन की शुरुआत हुई। ये चीज़ें याद रहेंगी, बाकी जो विशेषताएं वो हम पढ़ लिए। अब देखते हैं इसके आगे भारत शासन अधिनियम 1861 के बारे में। तो 1858 के बाद 3 साल बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1861। चूंकि 1861 में आया था इसलिए इसका नाम रखा गया भारत शासन अधिनियम 1861। इसकी क्या विशेषता है? पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई, अर्थात पहली बार भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न विभाग सौंप दिया गया। जैसे आपका जल मंत्रालय रहा, आपका कृषि मंत्रालय हो गया, आपका उद्योग मंत्रालय हो गया, आप रक्षा संभालेंगे। ठीक है, तो इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। अलग अलग विभागों के बंटवारे को ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ये सवाल कभी कभी पूछता है कि पोर्टफोलियो की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई? तो आप बताएंगे पोर्टफोलियो की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा हुई। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब समझ में आ गया, विभागों का बंटवारा या कहिए मंत्रालयों का बंटवारा ही पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक, जैसे केशव प्रसाद मौर्य अपने क्या है, लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। गृह मंत्री कौन है यूपी के? तो योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। जल शक्ति मंत्रालय किसी और के पास है। तो इसी तरीके से जो अलग अलग विभागों का बंटवारा किया गया उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ये व्यवस्था क्यों की गई? ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। अभी 1857 में विद्रोह हुआ था तो वहाँ के सम्राट कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि जनता में और असंतोष जाए, तो इसलिए उन्होंने विभागों का बंटवारा किया ताकि अच्छे से काम हो सके। ठीक है, तो पोर्टफोलियो व्यवस्था आपको समझ में आ गई कि पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है भारत शासन अधिनियम में वो ये थी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने, नए प्रांतों का निर्माण, प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार, ये 3 अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार वायसराय को दे दिए गए। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। वायसराय चाहे तो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश आप जानते ही हैं कि अगर इंग्लैंड की संसद किसी चीज़ पे कानून नहीं बना पा रही है, बैठक नहीं हो पा रही है, तो कुछ समय के लिए वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जैसे राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। जब संसद की बैठक नहीं हो पाती है, संसद का सत्र नहीं हो पाता है और ऐसे समय में कोई बहुत ज़रूरी इशू आ गया, कोई बहुत ज़रूरी जिस पे कानून बनाना तुरंत आवश्यक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश कितने टाइम के लिए होता है? 6 महीने के लिए होता है, जान ही रहे आप। तो उसी तरीके से इस एक्ट के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1861 के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दी गया। मतलब अगर संसद, इंग्लैंड की संसद बैठ नहीं पा रही है किसी जरूरी मुद्दे पे और उस समय यहाँ पे किसी प्रावधान की आवश्यकता है, तो अब यहाँ पे वायसराय अध्यादेश पारित कर सकता था। जो भारत का वायसराय रहे उसको वेट नहीं करना है कि इंग्लैंड की संसद पारित करे, कुछ टाइम के लिए यहीं से काम चलाया जा सकता था। दूसरा अधिकार क्या दिया गया कि वो नए प्रांतों का गठन कर सकता है, 2-3 राज्यों का बंटवारा कर सकता है या किसी अन्य राज्य को भारत में मिला सकता है। मतलब सब मिला के वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, इसकी भी शक्ति वायसराय को दे दी गई। और प्रांतों में जो गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी उसका अधिकार भी वायसराय को दिया गया। तो 1861 के द्वारा क्या किया गया? 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, नए प्रांतों के गठन का अधिकार और प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज भी भारत की कानूनी व्यवस्था का आधार है वो है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, तो इसी एक्ट के माध्यम से भारत में आईपीसी का निर्माण किया गया था। इंडियन पीनल कोड का निर्माण किया गया किसके माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1861 के माध्यम से आईपीसी का निर्माण किया गया। लॉर्ड मैकाले उस निर्माण करने वाली कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा, आईपीसी का निर्माण 1861 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ही किया गया था। याद रहेगा, इंडियन पीनल कोड जो आज भी भारत में लागू है। फिर भारत शासन अधिनियम 1861 के माध्यम से ही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया।
कब? 1862 में। सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कलकत्ता में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसके बाद बम्बई और मद्रास में। तो भारत शासन अधिनियम 1861 के माध्यम से ही कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था और भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर था भारत शासन अधिनियम 1861 का। तो हमने 1858 पढ़ लिया, 1861 पढ़ लिया। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1892। तो 1861 के 31 साल बाद फिर से एक भारत शासन अधिनियम पारित होता है। कब पारित होता है? 1892 में इंग्लैंड की संसद एक और कानून पारित करती है। इसमें क्या व्यवस्था की गई? तो 1892 में भारत शासन अधिनियम जो पारित किया गया, अब ये जो समय समय पे वहाँ की संसद पारित कर रही है, उसमें उस समय भारत में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जो विद्रोह हो रहे हैं, जो लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन जितने चल रहे थे, धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, तो उनका विरोध देखते हुए ही तो इंग्लैंड में ये भारत शासन अधिनियम पास किए जा रहे थे। तो धीरे धीरे भारतीय लोगों को सिस्टम में जगह दी जा रही थी ताकि जो विद्रोह है, जो अशांति की भावना है, वो धीरे धीरे कम हो। तो इसी बीच भारत शासन अधिनियम 1892 आता है। इस बीच भारत में बहुत सी गतिविधियाँ हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ों का विरोध हुआ होगा। उसी को देखते हुए पहली बार भारतीयों को बहस करने का अधिकार दिया गया। किस पे? बजट पर। बजट पे पहली बार भारतीयों को बहस करने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से दिया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। किसके माध्यम से दिया गया? 1892 के माध्यम से दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से भारतीयों को बजट पर बहस करने का पहली बार अधिकार दिया गया, लेकिन वो उस पर मतदान नहीं कर सकते थे और कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। याद रखिएगा, केवल बहस कर सकते थे। ठीक। और क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से प्रांतों की विधानसभाओं में, किसमें? प्रांतों की विधानसभाओं में कुछ सदस्य नगर पालिकाओं से, जिला बोर्डों से, विश्वविद्यालयों से तथा व्यापार मंडलों से मनोनीत किए जाने लगे। प्रांतों की विधानसभाओं में कुछ सदस्य नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों से मनोनीत किए जाने लगे। अर्थात मनोनीत शब्द यहाँ मिला हमको। ठीक। मनोनीत का मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कह सकते हैं। किस एक्ट के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा। ठीक। कहाँ पे? प्रांतों की विधानसभाओं में। तो प्रांतों की विधानसभाओं में जो नगर पालिकाओं से, जिला बोर्डों से, विश्वविद्यालयों से, व्यापार मंडलों से कुछ सदस्य मनोनीत किए जाने लगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से हुई। ठीक। तो ये हो गया 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम हमने पढ़ा किसके अधीन? सम्राट के अधीन शासन अब हम पढ़ रहे हैं। कंपनी के अधीन शासन समाप्त हो गया 1857 के विद्रोह के बाद। अब सम्राट सीधे शासन कर रहे हैं। इसके पहले कंपनी के माध्यम से शासन कर रहे थे। तो जब सम्राट सीधे शासन कर रहे हैं तो यहाँ पे शासन करने के लिए जो अधिनियम आ रहा है वो वहाँ की संसद पारित कर रही है। ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ा, भारत शासन अधिनियम 1861 पढ़ा, भारत शासन अधिनियम 1892 पढ़ा। अब हम भारत शासन अधिनियम 1909 पढ़ेंगे, जिसको किस नाम से जानते हैं? माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता। तो आइए देखते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में। 1909 में भारत शासन अधिनियम आता है। इसको एक अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय मार्ले जो थे वो राज्य सचिव थे। क्या थे? राज्य सचिव। और मिंटो उस समय के वायसराय थे। वायसराय। तो जिस समय मिंटो वायसराय थे, मार्ले राज्य सचिव थे,
उस समय भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें शामिल की गई थी, क्या क्या प्रमुख व्यवस्थाएं की गई थी, जिसकी वजह से इसे पढ़ना आवश्यक है। जो संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किसी न किसी एक्ट से, किसी न किसी शासन अधिनियम से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसे बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है हर चीज़ का। मैं यहाँ नोट डाउन किया हूँ, उसको आप अपने कॉपी में उतारते चलिए। पर डे का लेक्चर आपको ऐसे मिलता रहेगा, पूरी की पूरी पॉलिटी में आपको पढ़ाऊँगा। भारत शासन अधिनियम 1909 की विशेषता देखते हैं। इसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, अर्थात भारत में सांप्रदायिक बंटवारा यही है। आज जो भारत में संप्रदाय हम देखते हैं, जो सांप्रदायिकता दिखती है, वो कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1909 की देन है, जिसके द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। तो यहीं से भारत में सांप्रदायिकता का उदय माना जाता है, ठीक है। और इसका जनक किसको कहते हैं? मिंटो को, क्योंकि वही उस समय वायसराय थे, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं, ठीक। तो इस एक्ट भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जो कि भारत में फूट डालने के लिए किया गया था। यहीं से सांप्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हुई, ठीक, जो आज तक भारत में देखने को मिलता है। आज भी भारत में चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे होता है। इसकी नींव कब पड़ी थी? 1909 में। इसके बाद बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। आपने इसके पहले 1892 वाले एक्ट में देखा कि बहस करने का अधिकार दिया गया बजट पे, लेकिन 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। आप बजट पे अब प्रश्न भी पूछ सकते थे और बहस भी कर सकते थे। बहस करने का अधिकार 92 में ही मिल गया था और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा मिलता है, ठीक है। अगली चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार किसी भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। पहली बार किसी भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई और उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हमने ये पढ़ लिया कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई और पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये हमने भारत शासन अधिनियम 1909 के प्रमुख फीचर्स के बारे में चर्चा कर ली, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए थे। उसके आगे हम भारत शासन अधिनियम 1919 पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों, पहली बार इस एक्ट के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। किसके माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1919। अगर आपसे एग्जाम में पूछे संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई, तो आप क्या टिक लगाएंगे? भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ, केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ। तो केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखते हैं प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। तो एग्जाम में अक्सर पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया। याद रहेगा दो चीज़ें, 1919 के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी या उसकी स्थापना हुई, और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था भी लागू की गई। किसके द्वारा? 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगली चीज़, अब क्या हुआ कि विधानसभाओं में कुछ सदस्य जनता द्वारा चुने गए, अर्थात विधानसभाओं में जो कुछ सदस्य चुन के जा रहे थे उनका निर्वाचन अब जनता द्वारा होने लगा। कुछ सदस्यों का,
तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। चूंकि विधानसभाओं के कुछ सदस्य अब सीधे जनता के द्वारा चुने जाने लगे, अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव होने लगा, तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे कभी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई, तो आप कहिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन हो गया, और विधानसभा में कुछ सदस्य जनता द्वारा चुन के जाने लगे, अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा। तो ये भारत शासन अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ ली। आगे देखते हैं। पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट तथा राज्य बजट को अलग कर दिया गया। क्या किया गया? केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग किया गया। केंद्र का अलग बजट हो गया और राज्य का अलग बजट हो गया। तो आपसे पूछे केंद्रीय बजट और राज्य बजट को कब अलग किया गया, तो आप क्या बताएंगे? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दोनों बजटों को अलग किया गया था। पहली बार केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची का निर्माण किया गया, अर्थात किन विषयों पर केंद्र सरकार को काम करना, किन पे प्रांतों की सरकार को काम करना है। तो पहली बार ये अलग अलग सूची बनी। अनुसूची 7 में आप जानते हैं केंद्र सूची शामिल है, राज्य सूची शामिल है और समवर्ती सूची शामिल है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्रीय सूची तथा प्रांतीय सूची का निर्माण किया गया। अलग अलग काम निर्धारित किए गए कि ये केंद्र का काम है और ये प्रांत का काम है। आगे देखिए, लोक लेखा समिति और कैग, ठीक है, कैग का गठन किया गया किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है, महालेखा परीक्षक का गठन किया गया किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगर एग्जाम में कभी पूछे कैग का गठन कब किया गया था, तो आपको ऑप्शन दिखे भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, 1935, 1947, तो आप क्या लगाएंगे? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा कैग का और लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। कैग और लोक लेखा समिति, इसी के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, और कब? 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भी कर दिया गया। ठीक है, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भी कर दिया गया। तो हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में जितनी भी प्रमुख चीज़ें थी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो लिख दिया है, आपको समझा दिया है। आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, और समझते हुए चलिए, चीज़ों की यहीं पे याद करने की कोशिश करिए। आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं 1919, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। पहला, इस एक्ट के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। विधानसभा में कुछ सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुन के आने लगे, अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। केंद्रीय बजट राज्य बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची अलग अलग बनाई गई। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इसके द्वारा, ठीक है। महालेखा परीक्षक अर्थात कैग का गठन किया गया। लोक लेखा समिति का गठन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर थे भारत शासन अधिनियम 1919 के। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो 1919 के बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आ जाता है आपका 1947 में। तो ये दो अधिनियम और पढ़ लेंगे तो जो पृष्ठभूमि थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान की, वो हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक एक भाग करके पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। भाग देखेंगे, अनुसूचियाँ देखेंगे, फिर हम अपने रेगुलर सिलेबस पे आ जाएंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। यहाँ से हर एग्जाम में 1-2 सवाल पूछा जाता है। तो आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 की 60 से 70% छाप हमारे संविधान पे है। ये हम ये कहें कि भारतीय संविधान की लगभग 65 से 70% जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो यहीं से लिए गए हैं। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भारतीय संविधान में डाली गई हैं। इसीलिए ये संविधान या ये एक्ट पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। हम इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम में कभी कभी पूछता है
कि भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे तथा कितनी अनुसूचियाँ थी। जैसे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी भाग हैं, वैसे ये समझ लीजिए एकदम संविधान के प्रोफार्मा पे ही बना था। तो भारत शासन अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद थे। कितना? 321 अनुच्छेद थे तथा 10 अनुसूचियाँ शामिल की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की पहली विशेषता यही है कि इसमें 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ शामिल की गई थी। ठीक। दूसरा, इसके द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया, अर्थात राज्य इससे अलग नहीं हो सकते थे। संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं था। हम यही कह सकते हैं कि इसके द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया। ठीक, चूंकि अब राज्य यहाँ से अलग नहीं हो सकते थे, राज्य स्वायत्त नहीं रह सकते थे। आइए देखते हैं अगला, जो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इंडियन काउंसिल या भारत सचिव की स्थापना की गई थी, आपने पढ़ा था, तो उसको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इंडियन काउंसिल समाप्त कर दिया गया। तो पूछता है इंडियन काउंसिल बनाया कब गया? तो आप बताएंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। हटाया कब गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। आरबीआई का गठन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो आरबीआई का गठन भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन ही आरबीआई का गठन किया गया था। शायद 1937 में किया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। तो आरबीआई का गठन भी किया गया किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। कभी पूछे कि आरबीआई का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो आपको पता रहेगा कि किस अधिनियम के द्वारा किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। तो याद करिए, आरबीआई का गठन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन और फेडरल कोर्ट की स्थापना, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आरबीआई का गठन भी इसी के द्वारा हुआ, संघ लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी के द्वारा हुआ, और फेडरल कोर्ट किस लिए स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, फेडरल कोर्ट की स्थापना केंद्र, ठीक है, केंद्र तथा प्रांतों के बीच विवादों के निपटारे के लिए फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसके बीच विवाद? केंद्र तथा प्रांत के बीच विवादों के निपटारे के लिए। तो केंद्र तथा प्रांतों के बीच विवादों के निपटारे के लिए किसकी स्थापना की गई थी? फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। केंद्र के बीच विवाद जो है और केंद्र और प्रांत के बीच जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन था? अंतिम अपीलीय न्यायालय अभी भी प्रीवी काउंसिल था। अंतिम अपीलीय न्यायालय क्या था? प्रीवी काउंसिल, जो कहाँ था? लंदन में। तो अभी भी अंतिम अपील जो होती है वो प्रीवी काउंसिल में ही होती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आरबीआई का गठन किया गया, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। अभी हमने 1919 के बारे में पढ़ा, तो केंद्र सूची और प्रांतीय सूची को अलग अलग किया गया था। यहाँ पे उसको और अच्छे से डिवाइड किया गया। ठीक है, जो केंद्र और प्रांतों के बीच बंटवारा था उसको और सहूलियत के लिए और बढ़िया तरीके से बांटा गया। तो इसके द्वारा संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची जोड़ दी गई इसमें। ठीक है, किसकी? समवर्ती सूची का भी निर्माण किया गया। समवर्ती सूची मतलब ऐसे विषय जिस पे दोनों का अधिकार था, केंद्र का भी और राज्य का भी। ठीक है, या ये कहें केंद्र भी कानून बना सकता था और प्रांत भी बना सकता था, तो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में केवल संघ और प्रांतीय सूची की बात की गई, तो उसमें एक नई सूची जोड़ दी गई, समवर्ती सूची। पूछता है कि संघीय सूची में कितने विषय शामिल थे? आज के संघीय सूची में नहीं, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संघीय सूची में। तो आप याद कर लीजिए कि 59 विषय शामिल किए गए थे। संघ सूची में 59 विषय शामिल किए गए थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय उस समय शामिल किए गए थे। कब? 1935 में। अब जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं,
ठीक है, जो सब इनसे भी छूट गया, ना संघ सूची में, ना प्रांतीय में, ना समवर्ती में, तो ऐसे चीज़ों को हम अवशिष्ट कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो दी गई वो किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। ठीक है, ये देखिए आप, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये IAS 2017 का सवाल है। ठीक है, कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे देखिए, हमने पढ़ाया आपको अभी इससे पहले कि 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, लेकिन 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। तो आपसे पूछे केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतों में समाप्त की गई। प्रांतों में पूछे कब लागू किया गया? तो वो मैं पढ़ा चुका आपको, 1919 में लागू किया गया था। इसके बाद अब चूंकि इस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका है 1942 में, बाकी जितने भी स्वतंत्रता संघर्ष है वो सब चल रहे हैं भारत में। तो द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो अंग्रेज सरकार अब दबाव में आ रही थी। ठीक है, नए नए विचारों का उदय हो रहा था कि भारत को अब अंग्रेज सरकार आज़ाद करे। इसके लिए उससे प्रेशर आ रहा था लगातार। तो उसी प्रेशर से मजबूर होके जो महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा है, इधर भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बाकी ढेर सारे आंदोलन तो चल ही रहे थे, ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से भारत तथा पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। कितने? भारत तथा पाक नाम के 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। ठीक है, भारत जो है अपना वो 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेट रहता है। कब तक? जब तक भारत का अपना संविधान नहीं लागू हो जाता है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू होता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो भारत 25 जनवरी तक डोमिनियन स्टेट रहता है और जो आपका पाकिस्तान है वह 1956 तक रहता है। मतलब पाकिस्तान का अपना संविधान 1956 में लागू हुआ था, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो भारत 25 जनवरी 1950 तक ही डोमिनियन स्टेट रहता है। इसमें दूसरा प्रोविज़न ये किया गया कि इसके द्वारा वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियन स्टेट अर्थात भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। ठीक है, भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया और पाकिस्तान में जिन्ना की नियुक्ति की गई। ठीक है, ये कभी पूछे तो याद रखिएगा, भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया और पाकिस्तान में जिन्ना को, और इसी के द्वारा दोनों जगह एक एक संविधान सभा के गठन का भी प्रावधान किया गया कि उनकी अपनी संविधान सभाएं होंगी जो अपना काम करेंगे। तो ये जो प्रमुख फीचर था, जितने भी प्रमुख एक्ट थे, जो भी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसे हमने पढ़ के समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हम कहें कि भारतीय संविधान का जो इतिहास था वो हमने पढ़ के समाप्त कर लिया। अब हम इसके आगे भारत में जो संविधान सभा का गठन कैसे होता है, कितने अधिवेशन होते हैं, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, ठीक है, कौन कौन उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, भारत का संविधान कितने दिनों में बन के तैयार होता है, तो अब हम वो पढ़ेंगे संविधान सभा और उसकी समितियाँ। तो अगले लेक्चर में हम संविधान सभा और उसकी समितियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम भारतीय संविधान भाग 1 से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए। ये हमारा अपना परिवार है, इसको आगे बढ़ाइए, यही मेरी आपसे उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद।